बीकॉम फोर्थ सेम बेंगलोर यूनिवर्सिटी के मॉडल क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10 × 1 = 10, जिसका मतलब है कि आपको 10 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के लिए और 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और इन 10 प्रश्नों में 3-3 विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही उत्तर चुनकर लिखना है। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, दूसरा मधु भंडारी, तीसरा मन्नू भंडारकर। तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे सही उत्तर को डार्क कर दिया है। और परीक्षा में आपको प्रश्न की संख्या मार्जिन में डालना है। उत्तर की संख्या 1 और मन्नू भंडारी दोनों ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सरोहा शहर गांव से कितने मील दूर होगा? सही उत्तर है दूसरा 20 मील। तीसरा प्रश्न है, कौन अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है? उत्तर है 3 लोचन भैया। चौथा प्रश्न है, मशाल के संपादक कौन है? उत्तर है 1 दत्ता बाबू। पांचवा प्रश्न है, बीसू के माता पिता किसके साथ शहर गए थे? उत्तर है 2 बिंदेसर या बिंदा। छठवां प्रश्न है, दा साहब की पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर है 1 सदाशिव अत्रे। सातवां प्रश्न है, जोगेश्वर साहू की किसकी दुकान है? एक है उत्तर परचून। आठवां प्रश्न है, बिंदा से किसने पूछताछ की? उत्तर है 2 सक्सेना। नौवां प्रश्न है, बिंदा का हत्यारा किसे बना दिया गया? उत्तर है 1 बीसू। 10वां प्रश्न है, हीरा का छोटा भाई कौन है? सही उत्तर है 3 गणेशी। तो इस प्रकार हमने देखा पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। तो आपको पूरी किताब में से 4 वाक्य दिए जाएंगे जिनकी ससंदर्भ व्याख्या आपको करना है। यहाँ मैंने वाक्यों के साथ पेज नंबर भी दिया है, लेकिन वो पेज नंबर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी सुविधा के लिए अगर आप देखना चाहें तो और पेज नंबर खोल के देख सकते हैं। तो 4 में से किन्हीं 2 की आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। पहला है, मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। यह पेज नंबर 23 पे है। संदर्भ है सुकुल बाबू की मीटिंग के विषय में यह वाक्य है। दूसरा है, सिद्धांतों और आदर्शों में तो यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित पार्टी की एकता और उसके हित से ऊपर रखेंगे। यह लोचन बाबू अप्पा साहब से कहते हैं। तीसरा है, गुलामी करना तो दूर, गुलामी की बात भी रास नहीं आती उसे, दा साहब काशी से कहते हैं। और चौथा है वाक्य, और तुम कहते हो कि उसकी कभी किसी से मारपीट नहीं हुई, तब शरीर के वे निशान, सक्सेना हीरा से कहता है। तो यहाँ हम वाक्यों की ससंदर्भ व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है संकेत। यह लिखना बहुत ज़रूरी है छात्रों, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से जांच करने वाले को मालूम होना चाहिए कि आप कौन से प्रश्न का कौन से वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से आप बनाइए। वाक्य का पहला और अंतिम वाक्य लिखा जाएगा, बीच में डैश डैश कर सकते हैं। प्रसंग है जिसमें किताब का नाम, लेखक का नाम लिखेंगे, जैसे महाभोज उपन्यास, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। संदर्भ अर्थात रेफरेंस, कि यह कौन से संदर्भ में वाक्य है, कौन किससे कह रहा है, क्या स्थिति है। तो अगर आप इसे अंग्रेजी में रेफरेंस संदर्भ करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार छात्रों को भी और शिक्षकों को भी इसमें दुविधा होती है कि क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुकुल बाबू की मीटिंग या सभा के विषय में कह रहे हैं कि ठीक ठाक भीड़ इकट्ठी हो गई है। आगे हम देखते हैं व्याख्या। जैसा कि महाभोज उपन्यास में जनता की मौत को राजनीतिक नेता भुनाते हैं, उसी संदर्भ में सुकुल बाबू बीसू की मृत्यु होने पर गांव वालों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर उनका विश्वास और सहानुभूति लेने के लिए एक जनसभा का आयोजन बीसू के गांव में कराते हैं। उसकी खूब तैयारी करवाते हैं, शांतिपूर्ण माहौल बनवाते हैं। कोई फूल माला का आयोजन नहीं, चेहरे पर दुख के भाव ले आए
और मंच पर चढ़कर सभा में आए लोगों की संख्या देखकर मन ही मन सोचते हैं कि भीड़ तो अच्छी खासी है, बस मेरी बातों से लोगों को अपनी ओर कर लूं। उनके दुख में शामिल होने आया हूं, उनका अपना दुख बताने का नाटक एकदम भावुक होकर कहना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई व्याख्या कि जो वाक्य दिया है उसका अर्थ क्या निकला। अब हम विशेषता देख लेते हैं। सुकुल बाबू को बीसू की मृत्यु या बीसू के माता पिता या गांव वालों के दुख से कोई मतलब नहीं। वे सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए जनसभा का आयोजन करवाते हैं और वे अच्छी से गांव वालों के सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। यह एक गंदी राजनीति करने वालों का प्रतीक है। यह हो गया पहले वाक्य की स्वसंदर्भ व्याख्या। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। यहाँ पर प्रतीक रूप में प्रसंग पूर्ववत रहेगा और संदर्भ मैंने वाक्यों के साथ दे दिया है कि कौन किससे कह रहा है। अब हम सीधे व्याख्या पर चलते हैं। अप्पा साहब दा साहब की पार्टी के अध्यक्ष हैं। लोचन बाबू उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन अप्पा साहब स्वयं लोचन बाबू के यहाँ चले जाते हैं। लोचन बाबू अपनी पार्टी की गतिविधियों से खुश नहीं हैं। इसी विषय में वे अप्पा साहब से बताना चाहते हैं कि पार्टी में अब सिद्धांतों और आदर्शों को एक तरफ रख दिया गया है। इसीलिए अब ऐसा लगता है कि दास साहब का मंत्रिमंडल नहीं रहेगा और मैं तथा मेरे साथ 140 सदस्यों में से 85 अर्थात 85 सदस्य मेरे साथ स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी ज्यादती करने वालों का साथ देती है और संरक्षण दे रहे हैं। हमारी पार्टी बनी थी तब हमारे आदर्श और सिद्धांत जो थे अब दास साहब ने ताक पर रख दिए हैं, इसलिए वे पार्टी छोड़ने का इरादा अपने अप्पा साहब को बताते हैं। विशेषता है, अगर कोई पार्टी संगठन अपने सिद्धांतों और आदर्शों को एक तरफ रखकर सिर्फ तरक्की की तरफ ध्यान देता है तो वह जनता पार्टी के सदस्यों और देश के साथ धोखा करते हैं। ऐसी स्थिति का विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार होती है। इसीलिए जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि गलत बातों का विरोध करें। तीसरा वाक्य संकेत रूप में देख रहे हैं। गुलामी करना डैश डैश आती उसे। सीधे हम व्याख्या देखेंगे, क्योंकि प्रसंग पूर्ववत और संदर्भ वाक्य के साथ ऊपर दिया है। सुकुल बाबू राजनीति में दास साहब के विरोधी हैं और काशी सुकुल बाबू का बायां हाथ। राजनीतिक व्यवस्था और जोड़ तोड़ करता है। दास साहब को कमजोर करने के लिए दास साहब की पार्टी का ही जोरावर जो उनकी वोट का ताकत है और उनकी वोट के लिए काम करता है। लेकिन काशी बताता है कि आगामी चुनाव में जोरावर को दास साहब के खिलाफ भड़काकर अपनी पार्टी से टिकट दिलाने को तैयार कर लिया है, क्योंकि वह जाट है और जाट व्यक्ति किसी की गुलामी नहीं करता। उसे तो गुलामी शब्द भी अच्छा नहीं लगता। उसे यही समझाया कि दास साहब की पार्टी में उसकी गुलामी जिंदगी भर करता रहेगा और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा तो विधानसभा जाने के रास्ते खुले हैं और वह तैयार हो गया। विशेषता, अगर हमारे पास कोई लुभावनी बातें करने आता है तो हमें इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि मेरी भलाई के पीछे इस व्यक्ति का क्या स्वार्थ है। चौथा वाक्य है, संकेत रूप में आप देख रहे हैं, और तुम डैश डैश वे निशान। व्याख्या है, बीसू की मृत्यु के केस की फिर से छानबीन करने के लिए दास साहब DIG से कहते हैं तो SP सक्सेना को गांव भेजा जाता है। सक्सेना बीसू के पिता हीरा से पूछताछ करते हैं तो वह कहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा सीधा साधा था, वह कभी किसी से मारपीट नहीं करता था। तब सक्सेना हीरा से कहते हैं कि वह मारपीट नहीं करता था तो उसके शरीर पर यह मार के निशान कैसे? हीरा जानता है कि ये निशान उसे पुलिस ने दिए हैं। मेरे बेटे की खाल तो बहुत ही मुलायम थी। विशेषता है, पुलिस का उपयोग राजनीतिक नेता अपने लिए करते हैं और जनता में पुलिस का डर बनाते हैं, जबकि पुलिस जनता की रक्षक होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, इसीलिए भी जनता का शोषण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये चारों वाक्यों की स्वसंदर्भ व्याख्या हो गई। आगे हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ें उससे पहले आप यहाँ पर मार्क डिवीजन देख सकते हैं कि अंक विभाजन प्रश्न पत्र में किस प्रकार से किया जाएगा।
तीसरा प्रश्न है विस्तारपूर्ण प्रश्न या निबंधात्मक, ऐसे टाइप को आंसर लिखने वाला प्रश्न होता है, जो एक प्रश्न का उत्तर आपको 15 अंक के लिए लिखना है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से 1 का उत्तर विस्तार पूर्वक लिखना है। पहला प्रश्न हो सकता है महाभोज उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, या महाभोज उपन्यास के जननायक द साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आप पहला प्रश्न करते हैं तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा कि मार्जिन में आप प्रश्न संख्या, मेन प्रश्न की संख्या लिखेंगे 3, और अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो 1 लिखेंगे और दूसरे का लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, और आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद रख सकें, इसके लिए मैं बहुत विस्तार में नहीं, पॉइंट वाइज लिखूंगी। आप परीक्षा में इन साइड हेडिंग्स को एलाबरेट करके पूरा उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर इस प्रकार शुरू किया जाएगा कि बन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। यह एक दलित युवक बीसू की हत्या को केंद्र में रखकर रची गई कहानी है, जो सत्ता, भ्रष्टाचार और राजनीति के गठजोड़ को दिखाता है, जहां राजनेताओं के लिए आम आदमी की मृत्यु भी अपने स्वार्थ और राजनीति को साधने का एक महाभोज, बड़ा अवसर, दावत बन जाती है। और आगे हम देखते हैं कि शीर्षक की सार्थकता के बिंदु किस प्रकार होंगे। राजनीतिक अवसरवादिता, इसमें आप लिखेंगे कि यह किस प्रकार राजनीतिक जो नेता हैं वह उसका फ़ायदा उठाते हैं। महाभोज का अर्थ बड़े दावत से है। उपन्यास में सत्ताधारी दा साहब और विपक्षी दल बीसू की हत्या का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं। यह त्रासदी उनके लिए रोटी सेंकने या भोज का अवसर बन जाती है। बीसू के माता पिता के लिए यह बड़ा कष्ट का समय होता है, लेकिन बीसू की मृत्यु इन राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। दूसरा साइड हेडिंग होगा संवेदन शून्यता और स्वार्थ। आम आदमी की मौत के ऊपर जिस तरह से सत्ता का खेल रचा जाता है, वह व्यवस्था की संवेदनहीनता को दिखाता है, जिसमें नेता अपनी रोटियां सेंकते हैं, जिसे लेखिका ने महाभोज नाम दिया है। तो इनमें आप एलाबरेट करने के लिए कुछ 2 घटनाएं जोड़ सकते हैं अच्छे से समझाने के लिए। प्रतीकात्मकता, यह शीर्षक न केवल एक घटना बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करता है जहां जनता की तकलीफें सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। एक दोस्त को ही दोस्त का हत्यारा साबित कर दिया जाता है, अर्थात राजनीतिज्ञों को किसी से कोई सच्ची सहानुभूति नहीं है। वे सिर्फ दिखावा करते हैं और दिखावा करके अपना विश्वास जीतना चाहते हैं। अगला साइड हेडिंग है सामाजिक और राजनीतिक विकृति। यह शब्द उस दौर की राजनीति पर करारा व्यंग्य है जो हत्या और अपराध के सहारे रची जाती है। पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक नेता अपनी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं। तो इसमें भी आप घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। विशेषता है, जनता को चाहिए कि अपने अधिकारों की जानकारी रखें, जिससे बीसू और बिंदा जैसे कष्ट न उठाना पड़े और राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए हमारा शोषण न कर सकें। इसके लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न है महाभोज उपन्यास के जननायक दा साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। हम इसका उत्तर देखें इससे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि जो सारांश की वीडियो है उसे भी आप अवश्य देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से उत्तर लिखना आ जाएगा, पॉइंट्स सारे याद आ जाएंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास का शीर्षक पूरी तरह सार्थक, प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। यह वास्तव में दलित युवक बीसू की हत्या का केंद्र तो है, लेकिन उस बीसू की हत्या को महाभोज के नायक दा साहब कितनी अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं और वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के साथ साथ डीआईजी को भी
उस लालच में लाते हैं और एसपी सक्सेना को जो उनके अनुसार काम नहीं कर पाता उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सब उसी के उदाहरण हैं जो हम आगे देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इन राजनेताओं को किसी की मृत्यु से, किसी के नुकसान से कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, वे केवल दिखावा करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दास साहब का चरित्र चित्रण कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज में दास साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो शालीन, धार्मिक और गांधीवादी मुखौटा पहने एक अत्यंत चतुर कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी राजनेता के रूप में चित्रित हैं। वे सत्ता बचाने के लिए अपराधी जोरावर को संरक्षण देते हैं और बीसू की हत्या जैसे मामले को दबाने के लिए अनैतिक दांवपेच खेलते हैं। यहाँ उनके चरित्र चित्रण हम बिंदु रूप में देख लेते हैं। सबसे पहला साइड हेडिंग है कुटिल कूटनीतिज्ञ। दास साहब मुखौटे के पीछे छिपे अपराधी हैं। वे बीसू की हत्या को आत्महत्या सिद्ध करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा साइड हेडिंग है गांधीवादी मुखौटा। वे गांधी और नेहरू को अपना मार्गदर्शक बताते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इसके बिल्कुल उल्टा है। वे पाखंडी राजनीति के प्रतीक हैं। अगला साइड हेडिंग है अपराधियों का संरक्षण। वे अपनी सत्ता के लिए जोरावर जैसे बाहुबली को बढ़ावा देते हैं, जो वास्तव में हरिजनों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। दास साहब मानवीय संवेदनाओं से शून्य हैं। उनके लिए हर घटना, यहाँ तक कि बीसू की मृत्यु भी केवल राजनीतिक लाभ का साधन है, महाभोज है। शालीन व्यवहार, वे बहुत शांत और शालीन तरीके से बात करते हैं जिससे लोग आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं, और यह उनका दिखावा है। वे दिखावे में बड़े सफल नेता बन जाते हैं। दास साहब आधुनिक भारतीय राजनीति में मूल्यहीनता, अपराधीकरण और दिखावे की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 साइड हेडिंग लिए हैं। इन पांचों साइड हेडिंग को आप उपन्यास में घटनाओं के माध्यम से एलाबरेट करके एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, और साथ ही जो समरी की वीडियो है उसे भी आप देख लीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, टिप्पणी लिखिए कोई 3। तो पूरे उपन्यास में से आपको 5 शीर्षक दिए जाएंगे, जिसमें से किसी 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, और ये 3 × 7 है = 21, अर्थात 7-7 अंक के लिए 3 टिप्पणी लिखना है 21 अंक के लिए। यहाँ पर शीर्षक है सुकुल बाबू, लखन सिंह, एसपी सक्सेना, डीआईजी सिन्हा, दत्ता बाबू। तो यहाँ आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार फॉर्मेट होगा, तो हम बहुत सावधानी पूर्वक प्रश्न संख्या सही से डालेंगे और शीर्षक भी एकदम ध्यानपूर्वक लिखेंगे। तो आप उसके लिए प्रश्न संख्या, मुख्य प्रश्न क्या है चौथा, जो मार्जिन में आप लिखेंगे, और उसके बाद एक डॉट डालकर जो शीर्षक है उसकी संख्या आप डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शीर्षक है डीआईजी सिन्हा और उसका क्रम है 4, तो वो 4 डालेंगे। और अब हम जो शीर्षक है उसका परिचय देंगे, जो इस प्रकार होगा कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज में डीआईजी सिन्हा एक भ्रष्ट, सत्ता साधक और अनैतिक पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आता है, जो राजनेताओं दास साहब के इशारे पर काम करता है। वे कानून के रक्षक होने के बजाय सत्ता के अपराधी गठजोड़ का हिस्सा है, जो कीमती शराब और उपहार लेकर न्याय का गला घोटते हैं। बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है सत्ता के अपराधी महाभोज के डीआईजी सिन्हा। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रमुख पात्र है, और अब हम उसकी चारित्रिक विशेषताओं को जानने के लिए बिंदुवार भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छा होगा कि इन साइड हेडिंग्स को याद रखें और उसे पैराग्राफ के रूप में लिखें। कि जैसे पहला साइड हेडिंग है भ्रष्ट और विलासी, तो आपको लिखना है कि ये किस प्रकार भ्रष्ट विलासी है। डीआईजी सिन्हा के चरित्र के माध्यम से लेखिका ने पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। वे घूसखोरी में लिप्त हैं। उनकी पत्नी द्वारा महंगे हीरों के सेट पहनने का उल्लेख
उनके अनैतिक आचरण और विलासिता को दर्शाता है। दूसरा है कि वे सत्ता की कठपुतली हैं, उनका अपना कोई चरित्र नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए जो जैसा कहता है वैसा वे अपने फायदे के लिए करते हैं। सिन्हा कानून के शासन के बजाय राजनीतिक आकाओं दास साहब की सेवा करते हैं। वे एक ऐसे अफसर हैं जो अपने पद की गरिमा को दांव पर लगाकर अपराधी जोरावर को बचाने का षड्यंत्र रचते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं, अन्यायी और प्रतिरोधी हैं। सिन्हा के कृत्य समाज में बढ़ती महाभ्रष्टता को दर्शाते हैं। जहां एक पुलिस अधिकारी बीसू की हत्या जैसे गंभीर मामले में साक्ष्यों को दबाकर उसे आत्महत्या साबित करने में भूमिका निभाते हैं। महाभोज के डीआईजी सिन्हा सत्ता और अपराध के मिलन का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो वर्दी में छिपे अपराधी का काम करते हैं। और अन्य शीर्षकों पर टिप्पणी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे आप क्लिक करके चेक कर लीजिए और वहां से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो अन्यथा बहुत लंबी हो जाती है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रिपोर्ट लिखिए। 1 × 10 = 10। 2 विषय दिए जाएंगे आपको, जिसमें से एक पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आप महिला दिवस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मार्जिन में 5 लिखेंगे, उसके बाद डॉट डाल के 2 लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे। महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस तरह हम रिपोर्ट शुरू करेंगे। और परीक्षा में आपको अगर प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया गया है तो कोई भी नाम, किसी महाविद्यालय का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, छात्र का नाम, कॉलेज का नाम कुछ नहीं लिखना है। उसकी जगह आप XY ABC और बस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने XXX महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वाई ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने वक्तव्य में महिलाओं की एकता और सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने इतिहास में महिलाओं की भूमिका के उदाहरण दिए और वर्तमान में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। आज महाविद्यालय के प्राध्यापिका वर्ग और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ए ने अपने भाषण में बताया कि हर साल 8 मार्च को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मानित किया जा सके। इस विशेष दिवस की शुरुआत सन 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलन के हिस्से के रूप में हुई थी, जो धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र के समर्थन को एक विश्वव्यापी आयोजन बन गया। आज इसे रैलियों, सम्मेलनों, सोशल मीडिया अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की निरंतर खोज पर प्रकाश डालता है। महाविद्यालय की ओर से 5 महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित किया गया और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए एक दिन समर्पित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिससे उनका उत्साह बना रहे और अन्य लोगों को प्रेरणा दे सकें। अगले पैराग्राफ में लिखेंगे जो रिपोर्ट का समापन होगा। आज के कार्यक्रम को छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी स्टाफ ने बहुत सराहना की। कार्यक्रम का समापन विभागाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना न केवल स्वयं महिलाओं के लिए बल्कि परिवारों, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी लाभकारी है। संक्षेप में, यह दिन वैश्विक समुदाय को एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य की ओर अग्रसर करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति लिंग की परवाह किए बिना विकास और सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर रिपोर्ट पूरी हो जाती है। अब उसके बाद हम यहाँ कार्यक्रम का विवरण दे देंगे, जिसमें होगा दिनांक। तो अगर आपने 8 तारीख को ही मनाया है तो 8 तारीख लिखेंगे,
या आगे पीछे भी इसे मनाया जाता है। उसके बाद है समय। समय भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से वर्किंग आवर्स में। स्थान है महाविद्यालय का ऑडिटोरियम। मुख्य अतिथि श्रीमान और उनका अवसर लिख सकते हैं, पद लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा है वैसा भी आप कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर के। धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष हिंदी बी। और रिपोर्ट तैयार करने वाले का नाम भी लिखना ज़रूरी है, जिसमें आप ABCD लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह रिपोर्ट यहाँ पर पूरी होती है। और इसी प्रकार आप हिंदी दिवस की रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कोई नाम प्रश्न में दिया गया है विद्यालय का, छात्र का या मुख्य अतिथि का, तो ही लिखेंगे, अन्यथा ABCD क ख ग घ लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन। रिपोर्ट शुरू करेंगे हमारे विद्यालय, विद्यालय का नाम। आप भी इसी प्रकार विद्यालय का नाम लिखेंगे। मैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व और उनके गौरवशाली इतिहास को उजागर करने के उद्देश्य से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जागृत करना था। समारोह का शुभारंभ प्रातः 10 बजे विद्यालय के सभागार में हुआ। समारोह का शुभारंभ प्रातः 10 बजे विद्यालय के सभागार में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय शिक्षा अधिकारी श्रीमान। मुख्य अतिथि का नाम आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, इसी तरह से लिख सकते हैं, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं द्वारा मधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने अपने स्वागत भाषण में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों तथा छात्रों का अभिवादन किया। कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। फर्स्ट BCom के छात्रों ने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसने सभी का मन मोह लिया। सेकंड BCom के छात्रों ने हिंदी कविता पाठ किया और हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों जैसे मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि के जीवन और कृतियों पर भाषण दिए। इसके अतिरिक्त कुछ छात्रों ने हिंदी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि श्रीमान, मुख्य अतिथि का नाम, ने अपने संबोधन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर महत्व दिया और छात्रों को हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी पहचान है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद आदि के विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख ने सभी को धन्यवाद दिया। यह समारोह अत्यंत सफल रहा। इसने छात्रों और शिक्षकों में हिंदी भाषा के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह को भर दिया। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे हिंदी दिवस समारोह की रिपोर्ट और उसके नीचे दिनांक, समय, स्थान और रिपोर्टर का नाम। तो जिस तरीके से मैंने रिपोर्टर का नाम लिखा है वैसे ही लिखेंगे, आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार दोनों रिपोर्ट राइटिंग पूरी होती है। छठवां प्रश्न है जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जो 10 अंक के लिए होगा। 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के लिए 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 10 प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ में होगा। तो प्रश्न इस प्रकार आएगा, दिए गए परिच्छेद या पैराग्राफ का अर्थ ग्रहण करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैराग्राफ इस प्रकार भी आ सकता है, मनुष्य इस धरती पर शक्ति का स्रोत है। ये अनेक उद्योग, समुद्र में चलने वाले जहाज, आकाश में उड़ने वाले वायुयान तथा विज्ञान के अन्य चमत्कार मनुष्य की शक्ति की पताका पूरी दुनिया पर लहरा रहे हैं।
हम अपने प्रयास से क्या नहीं कर सकते। यदि हमें जीवन में कुछ करने की चाह हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह। यह छोटा सा वाक्य हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हम में शक्ति का संचार करता है, हमें मानवीय गुणों और अपनी छिपी हुई शक्तियों को याद दिलाता है। अगर हमें लगन है, चाह है और परिश्रम करने की शक्ति है तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर कोई काम हम करना चाहें और नहीं कर पाते तो उसका असली कारण है कि वह काम है जो असली में हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प नहीं किया है। इसीलिए उस काम में आने वाली बाधाओं की ओर ध्यान रहता है, न कि उस कार्य को पूरा करने पर फोकस रहता है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, न ही कुछ हासिल किया जा सकता है। काम करने की इच्छा अगर कमजोर हो तो अनेकों परेशानी रूपी बाधाएं बीच में रोक लेती हैं, किंतु जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो बाधाओं की ओर ध्यान जाने की जगह उसके समाधान कैसे पाएं उस ओर ध्यान रहता है और आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं। अपने प्रयत्नों से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते जाते हैं। अस्तु, किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। तो यह हो गया पैराग्राफ, अनुच्छेद या परिच्छेद जिस पर आधारित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को भी हम आगे देख लेते हैं। अगर आप कुछ अन्य ससंदर्भ व्याख्या के प्रश्न और ससंदर्भ व्याख्या के उत्तर देखना चाहते हैं तो प्रश्न पत्र पूरा होने के बाद कुछ ससंदर्भ व्याख्या मैंने ऐड की है, उसे भी देखिए। धन्यवाद। तो उसी पैराग्राफ में से ये कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनके उत्तर भी वही हैं। तो पहला प्रश्न हो सकता है, धरती पर शक्ति का स्रोत किसे कहा गया है? उत्तर है मनुष्य। दूसरा प्रश्न है, किसके चमत्कार से मनुष्य की शक्ति की पताका फहरा रही है? विज्ञान। प्रश्न 3, कौन से वाक्य से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है? जहाँ चाह वहाँ राह। चौथा प्रश्न है, कोई भी काम न कर पाने का असली कारण क्या है? हमारी इच्छा न होना। किसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना हमारा फोकस किस पर रहता है? बाधाओं। दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर ध्यान किस पर रहता है? बाधाओं के समाधान पर। किसी काम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। 9वां प्रश्न है, विज्ञान के चमत्कार मनुष्य की शक्ति की पताका कहाँ लहरा रहे हैं? पूरी दुनिया पर। 10वां प्रश्न है, दिए गए पैराग्राफ का एक उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक होगा प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर बीकॉम का बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का पूरा होता है। इसके अतिरिक्त आप अगर और कोई सहायता चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको पूरी सहायता पहुंचाई जाए। पहली पंक्ति है ससंदर्भ व्याख्या के लिए, यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने निवास के लिए